हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका यूपी ट्रिपल सी पेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमारे चैनल पर आपके लिए फ्री क्लास चल रही है। और दोस्तों, पहले ही मैंने बोला था आपसे कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से कम 10 दिन पहले तक मैं पूरा जो सिलेबस है आपका हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ करके जो आपका 80 मार्क्स का पूरा पेपर है वो मैं कंप्लीट आपको करा दूंगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, डीआई, ठीक है, जनरल साइंस सॉरी, ठीक है, इन सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम एक आपका टॉपिक है भूगोल के अंदर जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक है, उस टॉपिक को इसमें हम कवर करने वाले हैं। जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। क्यों दोस्तों, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और साथ ही में दोस्तों सारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप खुद से नोट्स बना के उसको वीडियो बनाओगे तो पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है कि वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं हम भारत की जनगणना 2011। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी आपकी स्वीडन में, हुई थी 1749 ईस्वी में, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें हम ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना, तो दोस्तों ये आपकी हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और साथ ही ब्रिटिश भारत में नियमित जनगणना जो दोस्तों जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1881 से, यानी कि 1881 से हर वर्ष यानी हर प्रत्येक 10 वर्ष में आपकी जनगणना होती है, ठीक है, जो कि आपका लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। उस समय वायसराय थे। 15वीं जनगणना 2011 का जो नारा था दोस्तों वो था आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्योंकि दोस्तों जो आपकी 2011 की जनगणना थी ये आपकी 15वीं जनगणना थी और साथ ही स्वतंत्र भारत की आपकी 7वीं जनगणना थी। कि 2011 की जनगणना जो थी स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी दोस्तों, वो 7वीं थी। और दोस्तों साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो दोस्तों, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पैट के लिए, उसमें जाकर आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। आगे दोस्तों आपका सॉरी, आगे दोस्तों आपका है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। तो दोस्तों ये कराई जाती है आपकी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। फिर है आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, ये आपको पता ही होगा, जबकि जो भारत की जनगणना है वो विश्व की जनसंख्या का 70.5% है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे बताना है आपको कमेंट करके भारत का क्षेत्रफल कितना है इस समय, आप पता ही होगा 3,84,263 है, ठीक है, 3.84 वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये आपका भारत का क्षेत्रफल है 3.84 लाख वर्ग किलोमीटर। ये मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की बात कीजिए तो सबसे पहले दोस्तों आपका रूस का नंबर आता है, दूसरे पे कनाडा का आता है, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चीन, 5वें ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे आपका भारत। अगला दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट जो आपकी 2023 में हाल ही में आई थी, यानी अप्रैल मई के आसपास में, उसमें दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है उसके हिसाब से देखी जाए तो भारत जो आपको जनगणना में यानी चाइना को पीछे कर चुका है। तो इस समय भारत की जो जनसंख्या आपकी होगी उसके अनुसार 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, ठीक है, और चीन की आपकी 142 करोड़ 57 लाख है। और तीसरे दोस्तों आपका यूएसए आता है, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे आपका आता है पाकिस्तान। और हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, वो थी आपका 121 करोड़ के आसपास, ठीक है, 121.08 करोड़। और दोस्तों बात करें भारत की जो आपकी 10 की वृद्धि दर थी 2001 से 2011 के बीच में, तो दोस्तों वो थी आपके 17.7%। यानी दोस्तों मैं बता रहा हूँ सब पॉइंट आपको नोट करना, साथ ही आपको बार बार पढ़ना है, यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आएगा तो इस वीडियो के बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और गलती से इसमें छूट जाएगा तो जब मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा तो उसमें वो आपका कवर हो जाएगा टेस्ट सीरीज में, ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगला आपका कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब दर्ज की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी 1961 से लेकर के 1971 के बीच में, जो कि 24.80% की आपकी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। और जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी है दोस्तों, आपकी पुरुषों की जनसंख्या आपकी टोटल है 62.32 करोड़, और साथ ही महिला की आपकी है 58.75 करोड़, यानी पुरुषों की जो आपकी जनसंख्या है वो आपका 51.47% है और महिला आपका 48.53% है। अगला देखते हैं दोस्तों कि महान विभाजक वर्ष दोस्तों कहा जाता है आपका 1921 को। अब ये सवाल ये उठता है कि 1921 को महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है,
क्यों दोस्तों, इससे पहले जितनी जनगणना आपकी हुई उसमें क्या होता था, कभी तो आपकी जनसंख्या बढ़ती थी, कभी घटती थी, ठीक है, भारत की। लेकिन इसके बाद से दोस्तों जो जनगणना थी लगातार आपकी बढ़ रही है, कभी भी आपकी कमी नहीं दर्ज की गई जनसंख्या में, ठीक है। तो अब बात करें 2001 से 2011 के बीच में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ दर्ज की गई, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए अगर आपकी, तो दोस्तों वो की गई थी आपकी लक्षद्वीप में। और 2001 से लेकर 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो दोस्तों वो था आपका दादर एवं नगर हवेली, जहाँ पर लगभग आपका 55.9% की वृद्धि आपकी दर्ज की गई। और 2011 से 1 से लेकर 2011 के बीच में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन था, ठीक है दोस्तों, वो था आपका नागालैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। क्यों दोस्तों, इसकी जनसंख्या जो थी दोस्तों अब बढ़ी नहीं थी, बल्कि आपकी -0.6% की आपकी कमी दर्ज की गई थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए 1991 से लेकर के 2001 के बीच में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों, वो की गई थी आपकी नागालैंड में ही की गई थी शायद, ठीक है। तो इस बार आपकी सबसे कमी दर्ज की गई है। अगला दोस्तों आपका है कि 2011 से 2001 से 2011 के बीच में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों, वो था आपका मेघालय। फिर आपका 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों, वो थे आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली। और साथ ही जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो दोस्तों पहला जिला आपका है कुरंकुमे, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी वृद्धि दर आपकी थी, वह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। दूसरे दोस्तों आपका नाम आता है यमन का, जो कि पुदुचेरी का जिला है। अगला आपका देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो पहले पे आपका ठाणे है महाराष्ट्र का, यानी सबसे ज़्यादा जो आपकी जनसंख्या वाला जिला है वो आपका ठाणे है। दूसरे पे आपका आता है उत्तरी 24 परगना, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से दोस्तों, सबसे पहले पे आपका आता है दिबांग घाटी, यानी सबसे कम जनसंख्या जो आपकी दिबांग घाटी की है, अरुणाचल प्रदेश। और दूसरे दोस्तों आपका आता है अंजाव, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा दोस्तों जो आपका राज्य है वो आपका राजस्थान है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे आपका यूपी आता है। यानी पहला याद रखना है कम से कम आपको, चौथा यूपी का याद रखना है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा दोस्तों आपका क्षेत्रफल में, वो आपका गोवा है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो दोस्तों आपका है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो वो था आपका यूपी पहले पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर आपका पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा राज्य आपका पहले पर सिक्किम, दूसरे मिजोरम, तीसरे पर आपका अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पहले पर दिल्ली था आपका, दूसरे पर पुदुचेरी था, तीसरे पर आपका चंडीगढ़ था। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों पहले पे था आपका लक्षद्वीप और दूसरे पे था आपका दमन और दीव। अब दोस्तों पता ही होगा आपको दमन एवं दीव और साथ में आपका दादर नगर हवेली दोनों केंद्र शासित प्रदेश को अब इस समय मिलाकर के एक कर दिया गया है। तो पता होगा इस समय वर्तमान में अगर बात करें हम राज्यों की, तो भारत में टोटल मिला के इस समय आपके 28 तो राज्य हैं और साथ ही आपके केंद्र शासित प्रदेश टोटल आपके 8 हैं। यानी टोटल देखा जाए तो आपको 36 हैं, 28 और 8 आपके 36 हैं, ठीक है। अगला आपका जनघनत्व की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व था वो कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और साथ ही सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों, वो था आपका बिहार, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल, चौथे पर आपका आता है यूपी। और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य पहले पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे मिजोरम, तीसरे पर आपका सिक्किम। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दिल्ली आपका पहले पे आता है। और बात करें न्यूनतम की जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, इसमें आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहले पे आपका आता है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 में, तो भारत में जो लिंगानुपात था वो था आपका 943 और भारत में शिशु लिंगानुपात था आपका 919। यानी कि प्रति अगर हम बात करें लिंगानुपात की तो मतलब 1000 जो पुरुष हैं उन पर आपकी 943 आपकी महिला हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आपका कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल पहले पे है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पे आपका आंध्र प्रदेश है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पहले पे हरियाणा, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे सिक्किम। यहाँ पर दोस्तों पहला अगर आप पैट एग्जाम देना है तो पहला ही केवल आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों पहले पे आपका पुदुचेरी आता है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश इसमें आपका आता है दमन एवं दीव। और अब हम बात करते हैं आपका साक्षरता दर के बारे में 2011 की, तो भारत की दोस्तों कुल साक्षरता दर जो थी वो थी आपकी 73% और पुरुष साक्षरता दर थी आपकी 80.9% और महिला थी आपकी 64.6%। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों पहले पे आपका केरल है, दूसरे मिजोरम, तीसरे पे आपका गोवा। और न्यूनतम की बात की जाए तो पहले पे बिहार, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आपका राजस्थान। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य, तो पहले पे दोस्तों आपका केरल आता है, दूसरे पे मिजोरम आता है, तीसरे पे आपका गोवा आता है।
और बात करें हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य की, तो पहले पे आपका बिहार आता है और दूसरे पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आपका आता है आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में तो पहले पे आपका केरल है, दूसरे मिजोरम, तीसरे पे गोवा, यानी दोनों में सेम है आपका, ठीक है, तीनों में सेम है, सर्वाधिक में भी, पुरुष में भी और साथ में आपका महिला में भी। फिर दोस्तों हम बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य, तो यहाँ पहले पे बिहार है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे आपका झारखंड आता है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों वो आपका लक्षद्वीप है, और सबसे कम कहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में, वो है आपकी दादर एवं नगर हवेली में। अगला दोस्तों आपका है अनुसूचित जाति 2011 के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई भी जनजाति यानी ऐसी जाति आपकी निवास नहीं करती है, यानी कि अनुसूचित जाति, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुल ऐसी जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो टोटल मिला के आपकी है 20.13 करोड़, यानी 20 करोड़ 13 लाख आपकी है जनगणना 2011 के अनुसार, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का आपका 16.6% है एससी की जनसंख्या, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो पहले पे दोस्तों यूपी आता है, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे बिहार। न्यूनतम की बात की जाए तो पहले पे आपका मिजोरम है, और सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला राज्य की बात की जाए दोस्तों पहले पे आपका पंजाब है, और न्यूनतम एससी प्रतिशत वाला राज्य जनसंख्या प्रतिशत वाला तो पहले पे आपका मिजोरम आता है, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों वो आपका दिल्ली है, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश ठीक है, वो आपका चंडीगढ़ है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर देश की कुल जनसंख्या में जो एसटी का परसेंटेज है दोस्तों वो आपका 8.6% है, यानी कि 8.6% जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी एसटी की है देश में, जो कि लगभग आपकी 10.4 यानी 42 करोड़ आपकी है, ठीक है, 10 करोड़ 42 लाख। अगला दोस्तों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 5 जगह पर कोई भी आपकी एसटी जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी निवास नहीं करती है, ठीक है। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य की बात की जाए तो इसमें एमपी पहले पर है, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पर आपका उड़ीसा है, और न्यूनतम में बात करें पहले पे गोवा, दूसरे पे सिक्किम, तीसरे पे आपका उत्तराखंड। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है, तो मिजोरम पहले पे है, और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश और इसमें लक्षद्वीप आपका पहले पर है। आगे देखते हैं कि जो आपकी ग्रामीण नगरीय वितरण है वो उसमें बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार कि देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी दोस्तों वो आपकी 31.2% है, और देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या आपकी 68.8% है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, महाराष्ट्र पहले पर, दूसरे पर आपका यूपी आता है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पहले पर सिक्किम आता है, दूसरे पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो यहाँ पर पहले पर आपका यूपी है, दूसरे बिहार है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य की बात की जाए तो पहले पर सिक्किम है, दूसरे पर आपका मिजोरम है। और सर्वाधिक नगरीय या न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है पहले पर गोवा, दूसरे पर मिजोरम। और साथ ही आपका न्यूनतम नगरीकरण यानी सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों, वो आपका हिमाचल प्रदेश है, और दूसरे पर आपका बिहार है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों वो आपका दिल्ली है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों वो आपका दिल्ली है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला दोस्तों आपका है धर्म आधारित जनगणना 2011, तो इसमें हिंदू धर्म की बात की जाए तो 96.63 करोड़ हैं आपके, मुस्लिम आपके 70.22 करोड़ हैं, ईसाई 2.78 करोड़ हैं, सिख आपके 2.08 करोड़ हैं, ठीक है, बौद्ध आपके 0.84 करोड़ हैं, जैन आपके 0.45 करोड़, यानी 45 लाख हो गया, या आपके 84 लाख हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जनसंख्या संबंधी कुछ शब्दावली देखते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन आपको बन जाता है। अगर हम बात करते हैं पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो दोस्तों किसी देश हो या क्षेत्र हो उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जितनी जनसंख्या आपकी निवास करती है तो उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व बराबर आपका होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अगला दोस्तों 10 की वृद्धि दर, यानी कि 10 वर्षों के मध्य, जैसे कि आपको 2001 से 2011 के बीच में बात हो गई, जनसंख्या में जो भी आपकी प्रतिशत वृद्धि होती है उसी को हम व्यक्त करते हैं 10 की वृद्धि दर में। जैसे कि आप परसेंटेज पढ़ते हो मैथ में तो वहाँ आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको होता है 10 की वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस के पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या और गुणा आपका 100। अगला आपका साक्षरता दर, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। यानी जो अगर देखो कोई व्यक्ति आपका यानी कोई बच्चा है 7 वर्ष का या 7 वर्ष से अधिक का है, अगर दोस्तों वो किसी एक भाषा को जानता हो, चाहे हिंदी को, इंग्लिश को, तमिल को, तेलुगु को, ठीक है, उसको जानता हो और उसमें लिख सकता हो उस भाषा में,
और उस भाषा को पढ़ सकता हो, समझ सकता हो, ठीक है, तो समझ लो कि वो आपका साक्षर है। तो ये इसका फॉर्मूला आपको होता है साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या और गुणा आपका 100। फिर दोस्तों बात करते हैं लिंगानुपात की। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला निकलता है आपका लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा आपका 1000। फिर दोस्तों बात करते हैं हम शिशु लिंगानुपात की। तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में, यानी बच्चों की जो लड़कियों की तुलना में, उसी आयु वर्ग में 0 से 6 आयु वर्ग की बालिकाओं यानी कि लड़कियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा शिशु लिंगानुपात बराबर बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या गुणा आपका 1000। फिर दोस्तों बात है आपकी कुल प्रजनन दर। तो बच्चों की वह संख्या जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कुल प्रजनन दर। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक से आपके बन सकते थे वो मैंने सारे कवर आपको करा दिए हैं। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन आपका रह गया होगा तो जब मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा तो उसमें वो आपका कवर हो जाएगा। तो जितना दोस्तों मैं करा दूं, अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो यकीन दिलाता हूँ कि अच्छे नंबर आपके आएंगे पैट 2023 में। बस देखिए वीडियो देख के आपके वीडियो को शेयर करना है और साथ ही जो भी आपके दोस्त हैं उन सबसे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।